हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूं चिन्मया और हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पहले है पाठ्य बिंदु। पाठ्य बिंदु में है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो ये 3 पाठ्य बिंदु हैं जो कि हम पाठ में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने भावों और विचारों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी कभी मनुष्य मुंह पर उंगली रखकर दूसरों को बोलने से मना करता है, गर्दन या सर हिलाकर अपनी सहमति जताता है, हाथ हिलाकर जाने वाले को विदा करता है। लेकिन यह भाषा का मान्य रूप नहीं है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि संकेतों को ही भाषा माना जाता है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह भाषा है। तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं और अपने भावों और विचारों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त भी करते हैं। इन्हीं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कभी कभी हम संकेतों का सहारा भी लेते हैं, लेकिन यह संकेत भाषा का रूप नहीं कहलाता है। भाषा तभी होती है जब हम अपने मुख से निकलने वाली मौखिक सार्थक ध्वनि को भाषा माना जाता है। मतलब कि जो हम मुख से बोलते हैं, जो और ऐसी चीज़ें जो कि सार्थक हो, जिनका कुछ अर्थ निकले, वो ही भाषा मानी जाती है। तो मनुष्य अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो भाषा है। विचारों की पूर्ण और सफल अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसे हम बोलकर, लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति के कथन को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस दृष्टि से भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब कि विचारों को सही दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। तो हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर और पढ़कर हमारे भावों को समझता है। इस दृष्टि से भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। पहला है मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप ही मुख्य होता है और यही भाषा का मूल रूप होता है। इसी रूप में मनुष्य प्राचीन युग से अपने विचारों को प्रकट किया करता था। आधुनिक काल में भी वह अपने आसपास स्थित साथियों से मौखिक भाषा द्वारा ही व्यवहार करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। भाषण, संवाद, वाद विवाद, काव्य पाठ, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के दृश्य श्रवण कार्यक्रम, समाचार वाचन आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मुख द्वारा बोली हुई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। तो जो भाषा का मूल और जो मुख्य रूप होता है वह मौखिक भाषा ही होती है, क्योंकि यही मूल होता है, यहीं से भाषा शुरू होती है। जो प्राचीन युग था उसमें लोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। आज भी अगर हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग व्यवहार के लिए सामान्य रूप से करते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं संवाद, भाषण, वाद विवाद, काव्य पाठ, दूरदर्शन और रेडियो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। तो मुख द्वारा जो बोली गई भाषा है वो मौखिक भाषा होती है। आगे है लिखित भाषा। भाषा के विकास क्रम में मौखिक भाषा के बाद लिखित रूप का स्थान आता है। लिखित भाषा दूर स्थित व्यक्तियों तक विचारों को प्रेषित करने का साधन है। भाषा के लिखित रूप द्वारा विचारों को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। पूर्वजों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में आज भी संपत्ति के रूप में हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक प्रमाणित माना जाता है। मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने भाषा के लिखित रूप का प्रचलन बढ़ा दिया। कागज पर अंकित होने के कारण भाषा के लिखित रूप को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखित रूप में ही देश और समाज की सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है। यही ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने का साधन है। कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के कथन को लिखित भाषा के रूप में अंकित करते हैं। कंप्यूटर पर काम करना, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, ईमेल, एसएमएस आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो भाषा का जो दूसरा रूप है वो लिखित रूप होता है। लिखित रूप जो होता है वो दूर स्थित व्यक्तियों को अपने विचार
प्रेषित करने या अपने विचार उनको प्रकट करने के लिए होता है और वो हमारे विचार पढ़कर समझते हैं। जो भाषा का लिखित रूप है उसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए ये अधिक प्रमाणित माना जाता है। पहले तो केवल लिखित भाषा का ही प्रयोग था, लेकिन मुद्रण यंत्र का जब से आविष्कार हुआ तो अब लिखित रूप का प्रचलन बढ़ गया है और कागज पर लिखे होने के कारण ये अधिक प्रमाणित होता है और इसे हम रख भी सकते हैं। इस वजह से जो लिखित भाषा की वजह से जो देश है और संस्कृति है इसका परिचय मिलता है और इसको सुरक्षित रखना भी आसान होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: कंप्यूटर पर काम करना, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, ईमेल, एसएमएस आदि इसके उदाहरण हैं। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। तो ऐसी भाषा जिसे लिखकर अपने भाव प्रकट किए जाएं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझे, वो लिखित भाषा होता है। तीसरा है आगे सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के प्रयोग से बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कही जाती है। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का परस्पर संवाद, इसे भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है। तो सांकेतिक भाषा वैसे तो इशारों या संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात को समझाई जाती है। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जो सिपाही होता है वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है और मूक और बधिर व्यक्ति लोग भी आपस में संकेतों द्वारा ही वार्तालाप करते हैं, लेकिन इसे भाषा का मान्य रूप नहीं माना जाता है। आगे है मातृभाषा। जिस भाषी परिवार में बच्चा जन्म लेता है, अपने परिजनों द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा सबसे पहले सीखता है। कोई बालक जिस भाषा को अपने परिवार में अपनाता और सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। तो जिस भाषी परिवार में बच्चा जन्म लेता है वही उसके परिवारजनों की भाषा होती है और वही सबसे पहले उस भाषा को ही सीखता है। तो जो बच्चों के परिवारजनों या माता पिता की भाषा होती है वही मातृभाषा कहलाती है, जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है। आगे है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं राष्ट्रभाषा कहलाती है। संसार के सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। उदाहरण: रूस रूसी, चीन चीनी, फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन, अमेरिका इंग्लैंड अंग्रेजी आदि। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। संसार के सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिसके उदाहरण हमने देखे। आगे है राजभाषा। देश के कार्यालयों और राजकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1939 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई गैर हिंदी भाषी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी राज्य की राजभाषा है। देश के सभी क्षेत्रों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। तो राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें देश के जो सरकारी कामकाज होते हैं जिस भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1939 को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई गैर हिंदी राज्य जो हैं वहाँ पे हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में है, लेकिन जो बहुत सारे राज्य हैं वहाँ की मुख्य भाषा हिंदी ही है और वहाँ की राजभाषा भी है और देश के सभी राज्यों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। फिर है भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो हम भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी, नेपाली, बोडो, मैथिली, कोंकणी, मराठी आदि भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई, जो भारत की प्राचीन भाषा है और जिसका अपना समृद्ध साहित्य है। इसी भाषा में वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों तथा रामायण, महाभारत आदि काव्य ग्रंथों की रचना हुई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इनका प्रयोग दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में होता है। वहाँ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है।
तो जो भारत की कुछ भाषाएं हैं जैसे हिंदी, नेपाली, बोडो, मैथिली, ये जो हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। और संस्कृत जो है हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, जिसमें वेद, शास्त्र, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, महाभारत, ये सारे उसी में लिखे गए हैं। फिर कुछ भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब द्रविड़ भाषी परिवार के हैं और इनका प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। फिर है बोली। सामान्य रूप से बोली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया जाता है, किंतु यथार्थ में दोनों में अंतर होता है। भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में व्यवहृत की जाने वाली भाषा से होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। भोजपुरी, हरियाणवी, बागड़ू, अंगिका, वज्जिका, मागधी, मारवाड़ी आदि हिंदी की बोलियां हैं। एक ही राज्य में कई बोलियां बोली जाती हैं। इसमें लोक साहित्य लिखा जाता है। तो जो भाषा होती है वो बहुत विस्तृत भूभाग में व्यवहार में लाई जाती है, लेकिन जो बोली होती है उसका भी प्रयोग वही होता है, लेकिन उसका प्रयोग जो होता है वो सीमित क्षेत्र में किया जाता है। और हर बोली जो होती है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसका स्वरूप बदलता जाता है। जैसे कि भोजपुरी है, हरियाणवी है, अंगिका, वज्जिका, ये सब बोलियां हैं और इनका अपना अपना लोक साहित्य होता है। फिर है उपभाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। उपभाषा में साहित्य की रचना भी की जाती है। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली कभी हिंदी की उपभाषाएं रही हैं। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी में प्रचुर साहित्य लिखा गया। खड़ी बोली तो आज हिंदी भाषा का ही पर्याय बन चुकी है। इसमें विपुलता से साहित्य की रचना हो रही है। जो उपभाषा होती है वो बोली की अपेक्षा ज़्यादा उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब जो बोली है वो बहुत कम क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। जो उपभाषा है वो उससे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जाती है और उस उपभाषा में साहित्यिक रचना भी की जाती है। जैसे ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये सब हिंदी की उपभाषा हैं और इसमें बहुत सारी साहित्यिक रचना की हुई हैं। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी जो भाषा है उनमें प्रचुर साहित्य, मतलब बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। आज के समय पे जो खड़ी बोली है वो हिंदी भाषा की पर्याय भाषा बन चुकी है। आगे है मानक भाषा। भाषा के दीर्घ काल तक प्रयोग में आने के साथ उसके स्वरूपों में अनेक रूपता आ जाती है। कुछ वर्ण और शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं जो भ्रांति पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा में एक रूपता लाने के लिए शब्दों व वर्णों को जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक रूप कहलाता है। तो भाषा जो होती है वो बहुत समय तक प्रयोग की जाती है। तो कभी कभी जो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे भाषा का स्वरूप बदलता जाता है और उसमें अनेक रूपता आ जाती है। कुछ वर्ण जो होते हैं एक से अधिक उनके रूप प्रचलित हो जाते हैं, इसीलिए एक रूपता लाने के लिए किसी एक वर्णों या फिर शब्दों को निश्चित कर दिया जाता है या फिर उन्हें मान्यता दे दी जाती है। वही मानक रूप या मानक भाषा कहलाती है। आगे है संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी संपर्क कायम करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर, मतलब आपस में संपर्क के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम भारत में कहीं भी जाए तो हम संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। लेकिन हम विश्व में कहीं और जाते हैं, मतलब भारत से कहीं बाहर जाते हैं, तो हम संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है। आगे है लिपि। भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि वर्णों या अक्षरों को अंकित करने का रूप है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। भाषा में हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि कई भाषाएं प्रचलित हैं। तो जो भाषा का लिखित रूप होता है बच्चों, उसको प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। लिपि जो होती है वो वर्णों या अक्षरों को
लिखने अंकित करने का एक रूप है। जैसे हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी और नेपाली भी देवनागरी, लेकिन पंजाबी उसकी लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। फिर है विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाएं। तो राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं पढ़ेंगे। राज्य है जम्मू कश्मीर, कश्मीरी डोगरी, और फिर है राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आधिकारिक भाषा है हिंदी। सिक्किम की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, लेपचा, भूटिया, नेपाली। गोवा की है कोंकणी। अरुणाचल प्रदेश की है अंग्रेजी, मोनपा, मिजी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली भी हिंदी ही इनकी आधिकारिक भाषा है। पंजाब की है पंजाबी, बिहार की है हिंदी मैथिली, कर्नाटक की है कन्नड़, झारखंड की है हिंदी संथाली, गुजरात की है गुजराती हिंदी, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा का है बांग्ला काकबोरका, महाराष्ट्र का है मराठी, असम का है असमिया बांग्ला बोडो, तमिलनाडु का है तमिल, मणिपुर का है मणिपुर की भाषा है मणिपुरी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भाषा है तेलुगु, मेघालय की भाषा है अंग्रेजी, ओडिशा की भाषा है ओडिया, मिजोरम की भाषा है मिजो अंग्रेजी हिंदी, केरल की भाषा है मलयालम अंग्रेजी, नागालैंड की भाषा है अंग्रेजी। इसके अलावा इन राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, हरियाणा में पंजाबी एवं हरियाणवी हिंदी, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, नागालैंड में चांग, अंगामी, उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत आदि। तो ये कुछ राज्य और उनकी आधिकारिक भाषाएं थी, और इनके अलावा भी जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे विभिन्न भाषाओं की लिपियां। तो विभिन्न भाषाओं की लिपियां हैं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन, चीनी, हांजी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो, कोंकणी, देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, तमिल लिपि। आगे है व्याकरण। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए। भाषा का शुद्ध प्रयोग करके विचारों का यथोचित विनिमय किया जा सकता है। भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन सहायक होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भाषा का विश्लेषण करके व्याकरण उसे ठीक प्रकार से बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने योग्य बनाता है। इस प्रकार व्याकरण के साथ भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। तो व्याकरण का प्रयोग जो होता है हम इसलिए करते हैं भाषा के शुद्ध स्वरूप को ध्यान रखने के लिए। हमें हमेशा भाषा को शुद्ध बोलना चाहिए। जब हम शुद्ध बोलेंगे तभी हम उसे शुद्ध लिख सकते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है और हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सीखते हैं। भाषा के प्रयोग में अशुद्धियां होने के भाव को निश्चित अर्थ के साथ समझने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यह बात नीचे दिए हुए उदाहरण से स्पष्ट है। तो भाषा के प्रयोग में अशुद्धि होने से जो भाषा का भाव है, जो बात बोली जा रही है उसका जो भाव है, उसका अर्थ हमें सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं हम। ऐसा नीचे उदाहरण में बताया गया है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, अभिनव को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो अभिनव को पढ़ने लिखने का शौक है, और दूसरा उदाहरण है अभिनव को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो यहाँ शौक और शौक ये दो अलग अलग शब्द हो गए, और अगर इसका उच्चारण ठीक ढंग से ना हो तो इसका अर्थ बदल जाएगा। प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द के अशुद्ध प्रयोग से उसका अर्थ ही बदल गया। पहले वाक्य में प्रयुक्त शब्द शौक, रुचि या दिलचस्पी का अर्थ प्रकट करती है, परंतु दूसरे वाक्य में शौक का अशुद्ध रूप शोककर्ता की अरुचि की अभिव्यक्ति कर रहा है। व्याकरण का ज्ञाता बोलते समय उच्चारण की शुद्धता और लिखते समय लिपि में शुद्धता, शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखता है। शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन की प्रेरणा देता है। तो व्याकरण के प्रयोग से हमें पता चलता है कि शुद्ध लिखना है, शुद्ध बोलना है। इस वजह से
भाषा जो है होती है वो हमेशा अपने शुद्धतम रूप में बनी रहती है और उसका अर्थ का अनर्थ भी नहीं होता है। फिर है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद यह विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी एक पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। लिपि, चिन्हों के नाम और ध्वनियों में भिन्नता नहीं है। संपूर्ण विश्व में हिंदी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण होता है। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, टोबैगो, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा अन्य कई एशियाई देशों और कनाडा, यूएसए में हिंदी बोली और समझी जाती है। विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। कई देशों में हिंदी में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। जनप्रिय भाषा हिंदी आज भारत की भारतीयता की पहचान बन चुकी है। तो हिंदी भाषा जो है वो भारत की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोगों की बोलचाल की भाषा है। यह अंग्रेजी और चीनी जो भाषा है इनके बाद विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और ये एक पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि इसके उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, मतलब कि जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। बहुत सारे देश हैं जहाँ की भाषा हिंदी है, मतलब कि जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है। और विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालय जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है। हिंदी में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और फिल्में आदि भी बनाई जाती हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक अधिकृत भाषा बनाए जाने की बात चल रही है और जो हिंदी है वो हमारी जनप्रिय भाषा और भारतीयता की पहचान बन चुकी है। आओ कुछ और जानें, तो चलिए जानते हैं इस पाठ में कुछ नया। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात संगणक कंप्यूटर का युग है। हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। हिंदी की वेबसाइट का प्रयोग सूचना संग्रहण तथा सामग्री की प्राप्ति के लिए होता है। आपने सीखा, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह भाषा है। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। विभिन्न ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन चिन्हों की व्यवस्था की गई है उन्हें लिपि कहते हैं। तो हमने इस पाठ में इतना कुछ जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।